प्रिय विद्यार्थियों, अब जितना भी जनरल कंपटीशन होता है सब में साइंस की अहम भूमिका है। वो रेलवे हो, एसएससी, सचिवालय, दरोगा, पुलिस, जो भी एग्ज़ाम है सब में साइंस की एक अहम भूमिका होती है। साइंस के बगैर रिजल्ट लेना संभव नहीं होता है। और जो भी एग्ज़ाम है उसमें 25 से 30 क्वेश्चन तक साइंस रहता है। साइंस अब पूछ रहा है कंसेप्चुअल, अगर कंसेप्ट न है तो साइंस का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और अब जो क्वेश्चन उठा रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। एनसीईआरटी की जानकारी होनी आवश्यक है और उसी एनसीईआरटी बेस्ड पर हम लोग 20-20 क्वेश्चन का सेट बनाए हैं। जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी बेस्ड है। और इतना अगर हम लोग मजबूत कर लें, 20 सेट या 25 सेट अगर हम लोग बढ़िया से बना लेते हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। पहले भी हम लोग वीडियो दे चुके हैं, लगभग 114 वीडियो या 15 वीडियो है। उसमें भी क्वेश्चन बहुत सारा है और कंसेप्ट का भी उसमें दिया गया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन का जो सेट होगा वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड है। एक एक करके हम दिखाते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वो सभी के लिए होगा, रेलवे हो या एसएससी, सचिवालय, दरोगा, सभी परीक्षा के लिए आपका ये उपयोगी होगा। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि सीधे ऊपर फेंका गया गेंद फेंकने वाले के हाथ में 5 सेकंड के बाद पहुंचता है तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। देखिए इसमें न्यूमेरिकल ही पूछता है। जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी होगा और न्यूमेरिकल भी कंसेप्ट बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन में पहला क्या है कि सीधे ऊपर फेंका गया गेंद फेंकने वाले के हाथ में 5 सेकंड के बाद पहुंचता है तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। देखिए कोई गेंद को हम ऊपर फेंकें और वो गेंद हमारे हाथ में आ गया और आने जाने में गेंद को कितना समय लग गया, 5 सेकंड। तो अब कोई वस्तु को अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो इसके लिए देखिए सूत्र है V बराबर U माइनस GT। V बराबर U माइनस GT। V बराबर U माइनस GT। जहाँ G को हम लोग ले रहे हैं, अलग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका मान, लेकिन G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप दे सकते हैं। अब सोच लीजिए कि गेंद को ऊपर आने जाने में 5 सेकेंड, खाली ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, तो 5 सेकेंड का आधा लगेगा, हमने 2.5 सेकेंड। तब अंतिम बिंदु पर ऊपर मैक्सिमम पॉइंट पर V का मान क्या होगा, 0। तब V हो गया, V माने अंतिम वेग, V बराबर 0 बराबर U माइनस G है 10 गुने T का मान कितना रखेंगे, 5 सेकेंड आने जाने में समय लग रहा है तो केवल ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, तब 2.5 सेकेंड हो जाएगा। 5 सेकेंड का आधा 2.5 सेकेंड हुआ। तो या ऐसा करेंगे कि U बराबर, इसको इधर लिखेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा और 2.5 में 10 से गुना होगा तो ये हो गया 25। तो U बराबर हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर कौन सा होगा, A। इसका आंसर हो गया A। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। आगे है कि 0.1 कूलम्ब के आवेश को 15 वोल्ट वाले बिंदु से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन रेलवे में या एसएससी में, बीपीएस में भी पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का भी रहता है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल बनाने में कुछ नहीं है, मेन कंसेप्ट होना चाहिए। 0.1 कूलम्ब यानी Q बराबर, Q माने आवेश यानी चार्ज, 0.1 कूलम्ब। Q का मतलब होता है आवेश यानी चार्ज। चार्ज कितना दिया है, 0.1 कूलम्ब। अब वोल्ट
चेंज इन वोल्ट, वोल्ट में परिवर्तन कितना, तो 135 और माइनस 15 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 120 वोल्ट। वोल्ट में परिवर्तन कितना, मतलब विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, तो 15 वोल्ट और 135 वोल्ट, ये दोनों का अंतर लेंगे तो अंतर आ जाएगा 120 वोल्ट। अब कह रहा है क्या कि किया गया कार्य ज्ञात करें, यानी W, तो W बराबर होता है V इंटू क्यू, यानी V का मतलब होता है वोल्ट, Q का मतलब हो गया चार्ज, मतलब आवेश, और W माने कार्य। आइए W बराबर V हो गया 120 गुने 0.1 बराबर 12 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल पर 12, आंसर हो जाएगा C 12 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, माने एक कूलम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए Q बराबर होता है N इंटू E, जहाँ Q का मतलब आवेश यानी चार्ज, Q का मतलब आवेश, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यानी आवेश, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स है -1.6 10 के पावर -19 कूलम्ब। अब क्या निकालना है हम लोग को, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, यानी N निकालना है, तो N बराबर Q बाई E हो जाएगा। Q कितना दिया है, आवेश 1 कूलम, तो 1 लिखा गया। E का मान आप जानते हैं कितना, -1.6 गुने 10 के पावर -19, तो इस माइनस का यूज नहीं होगा, कारण कि यहाँ जो लिखते हैं मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19। अब इसी को सॉल्व करना है, ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट है तो 10/16 गुने 10 के पावर 19 लिख सकते हैं, माइनस है प्लस में हो गया। अब नियम क्या है मैथ में कि एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 100 गुने 10 के पावर 18 बाई 16, इसी को सॉल्व करें 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, C, 4 का C हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ में 1 डिग्री C ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण कहलाता है। पहला है विशिष्ट ऊष्मा, दूसरा ऊष्माधारिता, तीसरा कैलोरी, चौथा गुप्त ऊष्मा। अब इसका कौन सा आंसर होगा, तो देखिए किसी पदार्थ में 1 डिग्री C ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण, आंसर बी हो गया ऊष्माधारिता। इसको हीट कैपेसिटी कहते हैं, इंग्लिश में हीट कैपेसिटी कहते हैं, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। अब देखिए यहीं पर अगर है कि एकांक पदार्थ के द्रव्यमान में, एकांक द्रव्यमान के पदार्थ में, एकांक द्रव्यमान के पदार्थ में 1 डिग्री C ताप बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री C ताप बढ़ाने के लिए
आवश्यक ऊष्मा का परिमाण, तो ये कहलाएगा विशिष्ट ऊष्मा, कहलाएगा विशिष्ट ऊष्मा। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। ये ऊष्माधारता में कितना पदार्थ लिया है उसका अनुमान नहीं है कि किसी पदार्थ में, पदार्थ कितना है वो हम नहीं जानते हैं, किसी पदार्थ में 1 डिग्री C ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण ऊष्माधारिता कहलाता है। और यहीं पर रहेगा कि एकांक द्रव्यमान के पदार्थ में, यहाँ क्या रहेगा, एकांक द्रव्यमान के पदार्थ में 1 डिग्री C ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण तो कहलाएगा विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। यही दोनों में अंतर है। इसी चलते ऐसा क्वेश्चन उठाता है। कैलोरी है तो कैलोरी का मतलब कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण कैलोरी कहलाता है। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक हुआ और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी में कितना, 4.2 जूल। ऐसे एक्यूरेट मान होता है 4.186, उसी को हम लोग लगभग में लिखते हैं 4.2 जूल। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम में गमन करता है, ठोस, द्रव, गैस, ए एवं बी। अनुप्रस्थ तरंग को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव, और अनुप्रस्थ तरंग के लिए दो माध्यम होता है, ठोस और द्रव। अनुप्रस्थ तरंग गैस में गमन नहीं करता है। तो पूछता है कि अनुप्रस्थ तरंग किस में गमन नहीं करता है, तो गैस में। अनुप्रस्थ तरंग को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग किस में गमन करेगा, तो ठोस और द्रव में, यानी ए नंबर चॉइस, ठोस और द्रव, यानी डी नंबर चॉइस हो गया, ए और बी। यही रहेगा अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो अनुदैर्ध्य तरंग तीनों माध्यम में गमन करता है, ठोस, द्रव एवं गैस। अनुदैर्ध्य तरंग तीनों में चलेगा, ठोस, द्रव और गैस में। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस और द्रव में गमन करता है। एक चीज और कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। ऐसे याद रखें कि अनुप्रकाश में प्र आ रहा है, अनुप्रस्थ में भी प्र है। तो अनुप्रस्थ तरंग हो गया प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, इस तरह से चॉइस रहेगा। तो ये प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग को लिखते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। और ध्वनि तरंग आधा ध ध्वनि में और अनुदैर्ध्य में भी आधा ध, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग है, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कह रहे हैं। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, वेबर, मैक्सवेल, वेबर पर मीटर स्क्वायर और गॉस। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी सी। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बहुत उपयोगी है, पूछते रहता है चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसी को कहते हैं टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग टेस्ला कहते हैं। और सीजीएस मात्रक माने चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक ये होता है मैक्सवेल, मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को
हम लोग क्या कहेंगे, गॉस, इसी को कहते हैं गॉस। गॉस मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दूसरा नाम गॉस है। 1 टेस्ला बराबर होता है 10 के पावर 4 गॉस, 10 के पावर 4 गॉस। इस तरह से उसमें क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए वेबर, तो वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल, मैक्सवेल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? किसका तरंग दैर्ध्य अधिक है? सूक्ष्म तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण, गामा किरण। ये बहुत उपयोगी है क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बहुत उपयोगी है। तरंग दैर्ध्य याद रखने के लिए और विद्युत चुंबकीय तरंग को याद रखना है, तो इसके लिए एक सूत्र हम लोग याद रखेंगे, यह ट्रिक है, रमी-भुक्सी, रमी-भुक्सी याद रखेंगे, रमी-भुक्सी। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, साथ है RMIVUXY। तो R से होता है रेडियो वेव, मतलब दीर्घ तरंग। रेडियो वेव को रेडियो तरंग कहें या दीर्घ तरंग, रेडियो तरंग। M से माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का मतलब सूक्ष्म तरंग। I से इंफ्रारेड, अवरक्त किरण, हिंदी में अवरक्त किरण कहेंगे, अवरक्त किरण। V से विजिबल रेज, दृश्य किरण। U से अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। एक्स रेज, और Y से गामा रेज। ये 7 विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। क्रम से है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है रेडियो वेव का, और सबसे कम हो गया गामा का। इसी क्रम में जाएंगे, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेडियो वेव, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, जहाँ तरंग दैर्ध्य माने वेवलेंथ सबसे अधिक है, वहाँ आवृत्ति सबसे कम माने फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। आवृत्ति सबसे कम, याद रखना है कि जहाँ तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा, वहाँ आवृत्ति सबसे कम। उल्टा हो जाता है, तरंग दैर्ध्य का उल्टा आवृत्ति। तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का, और उसके बाद घटते चला जाएगा, और सबसे कम हो जाएगा गामा रेज का। अब इसी में पूछा है कि निम्नलिखित में किसका तरंग दैर्ध्य अधिक है? सूक्ष्म तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण, गामा किरण। तो यह हो जाएगा कौन सा? सूक्ष्म तरंग। रेडियो वेव के बाद सूक्ष्म तरंग है, इसके बाद सब घटते गया है, तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, यानी अवरक्त किरण। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि तरंग में कौन सी घटना नहीं होती है? परावर्तन, अनुरणन, अपवर्तन, ध्रुवण। तो देखिए ध्वनि तरंग हो या प्रकाश तरंग, परावर्तन अपो है, लेकिन ध्रुवण की घटना जो है वो अनुप्रस्थ तरंग में होता है। ध्रुवण की घटना किसमें? अनुप्रस्थ तरंग में, अनुदैर्ध्य तरंग में नहीं होती है। और ध्रुवण जो अनुप्रस्थ तरंग में है, वो अनुप्रस्थ तरंग क्या? प्रकाश तरंग होता है। ध्वनि होता है अनुदैर्ध्य तरंग, इसलिए ध्वनि में ध्रुवण की घटना नहीं होगी। तो ध्रुवण को कहते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ध्रुवण की घटना
अनुप्रस्थ तरंग में होता है, अनुप्रस्थ तरंग। ध्रुवण की घटना अनुप्रस्थ तरंग में होती है, अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। अनुदैर्ध्य तरंग में, अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, ध्रुवण की घटना नहीं होती है। अतः आंसर इसमें कौन सा आ जाएगा? डी, यानी पोलराइजेशन, यानी ध्रुवण। तो ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है, और अनुदैर्ध्य तरंग के चलते इसमें ध्रुवण की घटना नहीं होगी। आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखें कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? धातुएं प्रायः कठोर होते हैं, भारी होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जो मुलायम होते हैं, जैसे सोडियम, पोटासियम में मुलायम धातु है। अब मुलायम धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? सोडियम पोटासियम दोनों, यानी डी हो जाएगा। गंधक अधातु है, गंधक को सल्फर कहते हैं, ये अधातु है, लेकिन पूछा था कि कौन सी धातु को हम चाकू से काटेंगे, तो सोडियम पोटासियम ये सब धातु हैं और मुलायम धातु है, जिसके कारण हम चाकू से काट सकते हैं। तो ये आंसर हो गया इसका डी। अगला क्वेश्चन इसमें कि एका बोरॉन के स्थान पर किस तत्व का आविष्कार हुआ? क्वेश्चन आवर्सानी से है। मेंडलीफ ने कुछ संभावित तत्वों का खोज किया था। इन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिसका खोज भविष्य में होगा, और एका बोरॉन जो दिए ये मेंडलीफ दिए थे। एका बोरॉन के बारे में बतलाया था मेंडलीफ ने, वही एका बोरॉन आज जो है वो स्कैंडियम कहलाता है। एका बोरॉन बहुत उपयोगी है क्वेश्चन, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन हर एक परीक्षाओं में रहता है। एका बोरॉन हो गया स्कैंडियम, बाद में इसको भरा गया था, खाली जगह था मेंडलीफ के आवर्सानी में जगह स्कैंडियम, उसको बाद में फुलफिल किया गया और एका बोरॉन के जगह पर अभी क्या है? स्कैंडियम है। उसी तरह से एका एल्यूमिनियम पहले दिया गया था तत्व, और वही आज जो तत्व है एका एल्यूमिनियम के जगह गैलियम है। गैलियम जीए लिखते हैं, गैलियम का लिखते हैं जीए। अगला है एका सिलिकॉन, जिसको आज हम लोग जर्मेनियम कहते हैं। जर्मेनियम को जी से लिखें। तो यही स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम से खाली जगहों को भरा गया था, और वहाँ पर एक तत्व दिया गया था एका बोरॉन स्कैंडियम के लिए, एका एल्युमिनियम गैलियम और एका सिलिकॉन जर्मेनियम है। तो आंसर हो जाएगा कौन, किसके जगह हो जाएगा? तो स्कैंडियम के लिए, तो हो जाएगा बी। अब देखिए क्वेश्चन है कि एस्टर का अभिक्रियाशील समूह क्या है? अभिक्रियाशील समूह से भी कुछ क्वेश्चन रहता है, जैसे है OH, तो OH अभिक्रियाशील समूह है अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के लिए है OH। COOR ईस्टर के लिए हो गया, ईस्टर का अभिक्रियाशील समूह COOR हो गया। तो R को कहा जाता है अल्काइल ग्रुप। तो ईस्टर के लिए COOR। और दोनों तरफ से बॉन्ड देख रहे हैं, यह है ईथर के लिए, ईथर का अभिक्रियाशील समूह पूछेगा तो O। और CO हो गया कीटोन के लिए, कीटोन का अभिक्रियाशील समूह CO है। तो इस तरह से अभिक्रियाशील समूह अभी देखें, और आगे क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित में कौन पुष्प का नर जनन भाग है? तो देखिए पुष्प के नर जनन भाग को पुमंग कहते हैं, नर जनन भाग माने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछते रहता है कि फ्लावर में नर जनन भाग कौन सा कहलाता है, तो पुमंग। अब पुमंग को लिखते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, पुमंग को कहते हैं एंड्रोसियम। और मादा जनन भाग, मादा जनन भाग माने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यह हो जाएगा गाइनेसियम, मतलब जायांग, जायांग यानी गाइनेसियम। गाइनेसियम हो गया। तो नर भाग को कहेंगे पुमंग और मादा भाग को जायांग, जायांग को इंग्लिश में गाइनेसियम। ये दोनों उपयोगी है। और आगे क्वेश्चन, कौन थैलोफाइटा समूह का पौधा है? देखिए थैलोफाइटा ये होता है अपुष्पीय, जिसे फूल न लगे उसको कहते हैं अपुष्पीय। अपुष्पीय में 3 पार्ट होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा। ये अपुष्पीय में आता है क्रिप्टोगेम्स में। अब आइए कि निम्नलिखित में कौन थैलोफाइटा समूह का पौधा है, तो लाइकेन, लाइकेन। तो लाइकेन देखिए ये सहजीवी होता है, कवक और शैवाल का। कवक को फंगी कहते हैं और शैवाल यानी एल्गी। इसी का सहजीवी कहलाता है लाइकेन। कवक और शैवाल का सहजीवी, सहजीवी कहलाता है लाइकेन। तो लाइकेन हो गया थैलोफाइटा में। ये मॉस, मॉस हो गया ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में आता है मॉस। फर्न टेरोफाइटा में, टेरोफाइटा में फर्न आता है। तो इस तरह से लाइकेन थैलोफाइटा, मॉस हो गया ब्रायोफाइटा, फर्न है टेरोफाइटा में आता है। ये भी उपयोगी है क्वेश्चन। और आंसर कौन सा देता है, ए नंबर लाइकेन। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यानी कि निम्नलिखित में कौन सरल अस्थाई ऊतक नहीं है? पहले जान लीजिए कि सरल अस्थाई ऊतक कौन कौन है। तो सरल अस्थाई ऊतक में है पैरेन्काइमा, सरल अस्थाई ऊतक, इसमें आता है पहला पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। दूसरा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। ये सरल अस्थाई ऊतक कहलाते हैं। और एक जटिल ऊतक होता है, जटिल ऊतक, ये भी अस्थाई ऊतक है, जटिल अस्थाई ऊतक कह सकते हैं, अस्थाई ऊतक। इसमें आता है जाइलम और दूसरा फ्लोएम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। ये हो गया जटिल अस्थाई ऊतक। जाइलम का काम क्या है कि जाइलम जल और खनिज लवण का संवहन करता है। जल से जाइलम, जल से जल, और जल के साथ खनिज लवण घुला रहता है। तो जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवण का संवहन होता है। और फ्लोएम, फ से, और फ से फूड, भोजन का संवहन फ्लोएम द्वारा होता है। और आप पैरेन्काइमा, ये भोजन को स्टोर करता है। कोलेनकाइमा, ये पौधे में लचीलापन प्रदान करता है और सहारा भी देता है। और स्क्लेरेनकाइमा पौधे को अंदर से सहारा देता है। तो इस तरह से अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे कि कौन सरल अस्थाई ऊतक है, ऊतक नहीं है। तो जाइलम क्या हो गया, सरल अस्थाई ऊतक नहीं है, यानी सी नंबर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, प्रकाशिक अभिक्रिया किसमें संपन्न होती है? पहला है ग्रेना में, दूसरा स्ट्रोमा में, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, चौथा कोई नहीं।
तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार की क्रिया होती है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्लोरोप्लास्ट में एक प्लेट जैसा रचना होता है जिसका नाम ग्रेना है, और क्लोरोप्लास्ट में जो द्रव्य होता है उसका नाम स्ट्रोमा है। तो ग्रेना में होता है प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में, ग्रेना में, और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया ये होता है स्ट्रोमा में। ये दोनों पूछते रहता है, तो स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया और ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और कोशिकीय श्वसन में सहायक होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन में सहायक, कोशिकीय श्वसन में सहायक, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रकाशिक अभिक्रिया किसमें संपन्न होती है? तो ग्रेना में, यानी ए नंबर हुआ। अगला क्वेश्चन कि अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आप जानते हैं कि मनुष्य के कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 46, लेकिन अंडाणु और शुक्राणु ऐसे सेल हैं जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 है। अंडाणु को लिखते हैं ओवम। तो अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या 23 और शुक्राणु को स्पर्म लिखते हैं, स्पर्म में भी क्रोमोसोम की संख्या 23। अब बाकी सेल जितने भी बॉडी में सेल हैं सब में 46 क्रोमोसोम है, और 44 क्रोमोसोम हमारे बॉडी में ऑटोसोम है। पूछेगा कि हमारे शरीर में ऑटोसोम की संख्या कितना? 44 कहते हैं ऑटोसोम, जो शरीर के निर्माण में सहायक होता है, ऑटोसोम। ऑटोसोम और 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। सेक्स क्रोमोसोम की संख्या है 2, सेक्स क्रोमोसोम इसकी संख्या है 2। मेल में XY और फीमेल में XX। इस तरह का क्वेश्चन इसमें उठता है। तो अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितना देंगे? 23। अगला क्वेश्चन, हड्डी को हड्डी से, अगला क्वेश्चन है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला रचना क्या कहलाता है? टेंडन, लिगामेंट, श्वेत तंतु, मास्टकोशिका। तो इसमें हो जाएगा हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट। लिगामेंट कैसे जोड़ता है? बोन टू बोन, यानी बोन टू बोन, माने बोन को बोन से जोड़ने वाला कौन है? लिगामेंट। ऐसे याद रख सकते हैं BBL। BBL का मतलब हो गया बोन टू बोन, L से लिगामेंट, BBL याद रखने के लिए। बोन टू मसल्स, बोन टू मसल्स ये जोड़ता है टेंडन। टेंडन हो गया। और मसल्स से स्किन को, स्किन से मसल्स, स्किन टू मसल्स, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरह से हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला रचना कौन सा हो गया? लिगामेंट। बोन टू मसल्स टेंडन, और स्किन से मसल्स या 2 मसल्स आपस में जो जुड़ता है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। एक क्वेश्चन आप देख रहे थे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुख्य गुहा में किसका पाचन होता है? प्रोटीन, वसा, स्टार्च सभी। तो मुख्य गुहा में
भोजन का पाचन में किसका होता है? स्टार्च का। ये स्टार्च टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में, टाइलिन एक एंजाइम होता है जो लार ग्रंथि से स्रावित होता है, और यह टाइलिन स्टार्च को शर्करा में बदलता है, शुगर में, शुगर यानी शर्करा में बदलता है। तो आंसर हो जाएगा स्टार्च। प्रोटीन का पाचन हो जाएगा स्टमक में, इंटेस्टाइन में। वसा का पाचन इंटेस्टाइन में होगा। तो ये 23 नंबर का हो गया सी। अगला क्वेश्चन आगे कि निम्नलिखित में कौन ताप नियंत्रण का केंद्र है? थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम। तो ताप नियंत्रण का कौन केंद्र है? बहुत उपयोगी है, और ये हो जाएगा आपको हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस, थैलमस का काम क्या है कि ये बॉडी में ताप का नियंत्रण करता है। भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, डर, भय, क्रोध इत्यादि का भी नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलमस होता है। थैलमस ये ठंडा गर्मी का एहसास कराता है, और ये दर्द का नियंत्रण केंद्र है। सेरिब्रम, सेरिब्रम हो गया यादाश्त, बुद्धि और चिंतन का केंद्र। यादाश्त, बुद्धि, चिंतन, ऐच्छिक क्रिया का भी नियंत्रण केंद्र है। ऐच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा अनुसार होता है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है, नियंत्रण केंद्र। और सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाता है, शरीर का संतुलन बनाता है सेरिबेलम। हाइपोथैलमस जान गए ताप नियंत्रण का केंद्र। इसके अतिरिक्त भूख, प्यास, प्रेम, घृणा इत्यादि का केंद्र है। और थैलमस दर्द नियंत्रण का केंद्र है, ठंडा गर्मी का भी एहसास कराता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलमस यानी बी। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन हम लोग देते रहेंगे और हर एक परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। रेलवे हो, एसएससी, बीपीएससी, पीटी, सचिवालय सहायक, सब के लिए उपयोगी है। और ये कंसेप्ट पर भी आधारित है, कंसेप्ट भी देते रहेंगे। और इसी तरह से तैयारी आप करते रहें ताकि आप परीक्षा में पास कर सकें। तो फिर हम मिलेंगे